आपको आज ये बताना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान अगला बांग्लादेश बनने वाला है। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई को लेकर इस साल का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन इस समय चल रहा है, जिसे उनकी पार्टी ने फाइनल कॉल का नाम दिया है। फाइनल कॉल को अगर हम हिंदी में कहें तो इसका एक मतलब होता है अंतिम आह्वान या फिर अंतिम फैसला। फाइनल कॉल का मतलब है कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान को तत्काल प्रभाव से जेल से रिहा नहीं किया तो उनके लाखों समर्थक वहां की मौजूदा सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे और ये उनकी आखिरी चेतावनी है। इस विरोध प्रदर्शन में 2 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है और ये सभी लोग इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल असेंबली मतलब पाकिस्तान की संसद। पाकिस्तान की सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं और इस टकराव में अब तक इमरान खान की पार्टी के 3 समर्थकों की मौत हो चुकी है और कई लोग इस समय लापता हैं। यह दावा है कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल सईद असीम मुनीर ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को ऐसी सजा देने के लिए कहा है जिससे पाकिस्तान में इमरान खान के लिए अब आगे भविष्य में कोई भी आंदोलन करने की हिम्मत न करे। लेकिन इसके बावजूद इस विरोध प्रदर्शन से तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार का आरोप है कि इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी वहां पर एक गृह युद्ध करवाना चाहती हैं और अब उन्होंने इमरान खान की पार्टी को हाईजैक कर लिया है और इस आंदोलन से जुड़े सभी फैसले इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी खुद ले रही है। बुशरा बीबी ने ऐलान किया है कि अब यह आंदोलन तभी रुकेगा जब इमरान खान की रिहाई होगी और पाकिस्तान में नए चुनाव किए जाएंगे। इमरान खान को सरकारी तोहफे बेचने, सरकारी दस्तावेजों को चोरी करने और बुशरा बीबी से फर्जी निकाह करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और इन तीनों ही मामलों में इमरान खान को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान आज भी जेल में बंद है। बुशरा बीबी का यह भी कहना है कि इस साल हुए संसदीय चुनाव में इमरान खान के उम्मीदवारों की बहुत बड़ी जीत हुई थी और इस आधार पर मौजूदा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको याद होगा इस साल पाकिस्तान में जब आम चुनाव हुए थे, नेशनल असेंबली की 272 में से सबसे ज्यादा 92 सीटों पर उन उम्मीदवारों की जीत हुई थी जो इमरान खान का समर्थन करते थे, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी के 75 और बिलावल भुट्टो की पार्टी के 54 उम्मीदवार चुनाव में जीते थे। तो इस चार्ट से आप पता लगा सकते हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के मुकाबले इस समय कितने ज्यादा लोकप्रिय हैं पाकिस्तान में और उनकी पार्टी ने सीट भी सबसे ज्यादा जीती थी। अभी पाकिस्तान में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है और इमरान खान का समर्थन करने वाले उम्मीदवार भी अलग अलग पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से तख्ता पलट संभव नहीं है, लेकिन इमरान खान चुनावी नतीजों को आधार बनाकर मौजूदा सरकार को असंवैधानिक बताने की लड़ाई लड़ सकते हैं और दोबारा चुनाव कराने की मांग कर सकते हैं और उनकी बेगम बुशरा बीबी जेल से बाहर बैठकर इस समय यही कर रही है। लेकिन इन तस्वीरों को आज आप देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि इमरान खान की लोकप्रियता इस समय पाकिस्तान में कितनी जबरदस्त है और पाकिस्तान की जनता एक ऐसे नेता के साथ उसका समर्थन करने के लिए सड़कों पर उमड़ आई है जो कि सालों से जेल में बंद है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी का कहना है कि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को चुनाव में जिताया था, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री बन गए और सभी विरोधी दलों ने पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बना ली मिलकर और अब इसी सरकार को गिराने के लिए और इमरान खान की रिहाई के लिए उनके 2 लाख समर्थक उनकी बेगम बुशरा बीबी के कहने पर इस्लामाबाद को घेरने के लिए धीरे धीरे इस समय आगे बढ़ रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में इस आंदोलन से भी ज्यादा इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी की चर्चा हो रही है और उन पर सरकार के खिलाफ काला जादू करने के आरोप लग रहे हैं। 50 साल की बुशरा बीबी 72 साल के इमरान खान की तीसरी पत्नी है। बुशरा बीबी और इमरान खान की पहली मुलाकात वर्ष 2015 में हुई थी, जब इमरान खान बुशरा बीबी से एक तावीज लेने के लिए मिलने आए। बुशरा बीबी एक सूफी पीरनी है जो सतलुज घाटी से आने वाले वट्टू कबीले से है और यह कबीला
हिंदू राजपूतों का कबीला माना जाता है और इस कबीले के लोग खुद को जैसलमेर के हिंदू राजा जैसल का वंशज मानते हैं। हालांकि इस कबीले के लोगों ने 14वीं सदी में इस्लाम धर्म को अपना लिया था और इस हिसाब से देखें तो बुशरा बीबी के जो पूर्वज हैं वो हिंदू ही थे, जो बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। बुशरा बीबी को पाकिस्तान में एक रहस्य की तरह देखा जाता है शुरू से ही, और इमरान खान ने खुद एक बार बताया था कि उन्होंने निकाह से पहले बुशरा बीबी का चेहरा तक नहीं देखा था, और जब इमरान खान ने शपथ ली तब बुशरा बीबी ने बुर्का पहना हुआ था जिसमें उनकी सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। असल में उनका चेहरा किसी ने देखा नहीं है, और इस बुर्के को लेकर तब पाकिस्तान में काफी विवाद हुआ था। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी का आरोप है कि वर्ष 2022 में जब इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव आया था तब बुशरा बीबी उनकी सरकार बचाने के लिए अपने घर में काला जादू किया करती थी, और अब भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि बुशरा बीबी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को गिराने के लिए लोगों पर काला जादू करके उनसे इतनी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करवा रही है। आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, आपको हंसी आएगी, लेकिन पाकिस्तान में यह सब संभव है। हालांकि बुशरा बीबी ने इन आरोपों से इनकार किया है और इस आंदोलन को पाकिस्तान के लोगों का अपना आंदोलन उन्होंने बताया है। तो बुशरा बीबी की ये तस्वीरें आपने देखी। इससे पहले बुशरा बीबी हमेशा पर्दे के पीछे रहा करती थी। उनका चेहरा तो वैसे भी आज तक पाकिस्तान में किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि उनकी जो सार्वजनिक जीवन है वो बहुत ही कम था। उनकी जो पब्लिक अपीयरेंस है वो बहुत कम हुआ करती थी। बहुत कभी कभार बुशरा बीबी घर से बाहर निकला करती थी और लोगों ने उन्हें ना के बराबर देखा है। लेकिन ऐसे वक्त में जब उनके पति मुसीबत में हैं, ऐसे वक्त में जब उनके शौहर को जेल में डाल दिया गया है, अब बुशरा बीबी जो कि पर्दे के पीछे रहा करती थी, कभी किसी से मिलती नहीं थी, सार्वजनिक जीवन भी उनका कुछ नहीं था, अब वो खुलकर बाहर आ गई हैं। अब वो खुलकर भाषण दे रही हैं, खुलकर वीडियोस बना रही हैं। हर दूसरे तीसरे दिन उनका एक नया वीडियो आ जाता है जिसमें वो पाकिस्तान की जनता से आह्वान करती हैं कि वो बाहर निकलें और उनके शौहर को जेल से छुड़ाकर लेकर आएं। अब पाकिस्तान की जो पार्टी है पीटीआई, इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, अब उसका जो नेतृत्व है वो बुशरा बीबी ने एक तरीके से अपने हाथ में ले लिया है, और ये जो पूरा प्रदर्शन इस समय चल रहा है, विरोध प्रदर्शन, इसे वो अकेले दम पर लीड कर रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके पति जल्दी से जल्दी अब जेल की सलाखों से बाहर आ जाए। तो यहां फिर आपको एक पति और पत्नी की जोड़ी दिखाई देगी। पति मुसीबत में है, पति जेल में बंद है, उसके बाहर आने का कोई समय, कोई संभावना दिखाई नहीं देती, और अब बुशरा बीबी ये सारे पर्दों को छोड़कर बाहर निकली हैं सड़क पर, और अब वो पाकिस्तान की आवाम को इकट्ठा कर रही हैं। लाखों लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। तस्वीरें आप देखिए, पाकिस्तान जैसे देश में जहां लोग गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं, वहां कितनी बड़ी संख्या में लोग निकल कर आ रहे हैं, और इससे आपको इमरान खान की लोकप्रियता का भी पता चलेगा। इमरान खान और बुशरा बीबी ये कहते हैं कि ये चुनाव असल में हमने जीता था, हमारे लोगों ने जीता था, और उस समय क्योंकि उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था तो उनके ज्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो इंडिपेंडेंट, आजाद उम्मीदवार बन के लड़े थे, और 92 उम्मीदवार उनके जीत गए थे। उस हिसाब से सरकार उनकी बननी चाहिए थी, लेकिन सरकार बनाने के बजाय इमरान खान इस समय जेल में है। अब जरा सोचिए, जिस समय पाकिस्तान पर 67 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, हर व्यक्ति 2,70,000 रुपए के कर्ज के नीचे दबा हुआ है, महंगाई दर वहां पर 23% है, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में से 8 करोड़ लोग गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास आटा खरीदने तक के पैसे नहीं, तब पाकिस्तान में इस मुद्दे के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किसके लिए? इमरान खान के लिए। आटे के लिए नहीं हो रहा, महंगाई के लिए नहीं हो रहा, गरीबी के लिए नहीं हो रहा, इमरान खान की रिहाई के लिए हो रहा है, धर्म के लिए यह आंदोलन हो रहा है, और पाकिस्तान के लोगों के लिए आप समझ लीजिए कि इस समय क्या स्थिति हो सकती है। वर्ष 1947 में जब भारत का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बनाया था जो कि मुस्लिम देश था,
तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुसलमानों का देश होगा और यहां सिर्फ और सिर्फ खुशहाली होगी। लेकिन बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान में राजनीति के लिए सबसे ज्यादा खूनी संघर्ष ही हुआ है। जब ये अलग हुए थे भारत से तो कहते थे कि ये खुशहाल देश बनेगा, इस्लाम धर्म को मानेंगे, मुसलमानों का देश होगा। लेकिन आज उस देश की हालत कितनी खराब हो गई है, वहां की राजनीति कैसी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का ये संकट भारत के लिए भी बहुत चिंताजनक है। आज अगर आप देखेंगे तो भारत के आसपास सभी पड़ोसी देशों में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है अभी आपने देख लिया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में यही हो रहा है और यह भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश बना तो वहां क्या होगा, वो आप बांग्लादेश के मौजूदा हालात से समझ सकते हैं। बांग्लादेश में अब अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करना भी देशद्रोह हो गया है। बांग्लादेश की डिटेक्टिव ब्रांच ने इस्कॉन मंदिर से जुड़े पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया है और उनका अपराध यह है कि वो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध कर रहे थे और बांग्लादेश की सरकार से ये कह रहे थे कि क्या वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के कोई मानव अधिकार नहीं है। ये सवाल उन्होंने पूछा था। उन्होंने इस्कॉन मंदिर में हुई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना का विरोध किया था। लेकिन पिछले महीने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें आरोप लगा कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है और इस ध्वज के ऊपर एक और धार्मिक झंडा फहराया है। लेकिन बांग्लादेश के ही बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस झंडे को बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज बताया जा रहा है वो दावा गलत है। लेकिन इसके बावजूद वहां की सरकार ने इस मामले में हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए चिन्मय दास को ही गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। आज भी जब बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं तो उन पर मुसलमानों की हिंसक भीड़ हमला कर रही है और हिंदुओं को वहां चिन्मय दास और इस्कॉन का समर्थन करने के लिए खुलेआम पीटा जा रहा है। तस्वीरें देखिए। अब देखिए, दुनिया भर के जो मानवाधिकार संगठन हैं, मानव अधिकारों की बात करने वाले जो लोग हैं, वो आज इस मामले पर चुप बैठे हैं। इस्कॉन ने इस पूरे मामले में भारत सरकार से दखल देने की मांग की है और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ा विरोध जताया है और पूछा है कि इस गिरफ्तारी का विरोध करने वाले हिंदुओं पर हिंसा करना कहां तक सही है। हालांकि भारत के इस बयान के बाद भी बांग्लादेश की अदालत ने चिन्मय दास की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। इसका मतलब वो जेल में ही रहेंगे। इस मुद्दे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि भारत तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहा है और बांग्लादेश में हिंदू खतरे में नहीं है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया चुपचाप बैठकर देख रही है। मानव अधिकारों के जो संगठन हैं चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। बड़े बड़े जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष अपने आप को लोग बताते हैं, वो सारे लोग इस समय चुपचाप बैठकर देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब हिंदू फोबिया जो है, बांग्लादेश हिंदू फोबिया का शिकार हो रहा है। बड़ी बात यह है कि अगर और किसी धर्म के लोग होते तो अब तक ये मामला पूरी दुनिया में उठ चुका होता। लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया में जो मानव अधिकारों के ठेकेदार हैं वो हिंदुओं के मानव अधिकारों की बात करना ही नहीं चाहते। अब हम आज का सबसे ज्वलंत विश्लेषण आपको दिखाना चाहते हैं और यह विश्लेषण आज आप सबको अपने पूरे परिवार के साथ और खास तौर पर आज की इस नई पीढ़ी के साथ बैठकर जरूर देखना चाहिए। और ये विश्लेषण देखने के बाद आपको क्रोध आएगा, आपका खून खौल उठेगा और आप भी सोचेंगे कि हमने इससे पहले आतंकवादियों के साथ इतनी नरमी क्यों दिखाई। यह विश्लेषण इसलिए क्योंकि आज मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमले की 16वीं बरसी है और हमें पूरा यकीन है कि इस आतंकवादी हमले को आप में से ज्यादातर लोग अब पूरी तरह भूल चुके होंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कौन सा हमला, ये 26/11 क्या होता है, उस हमले में क्या हुआ था, हम कुछ नहीं जानते, हमें याद भी नहीं। ये दुनिया के इतिहास का शायद पहला ऐसा आतंकवादी हमला होगा जिसे शुरुआत से ही भुलाने की कई कोशिशें हुई। जब आतंकवादी इस हमले पर फक्र महसूस कर रहे थे, इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे थे, तब हमारी सरकार यही चाहती रही
कि लोग इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाएं। अपने लोगों की लाशें देखकर दुनिया की कोई भी सरकार, उसका सिस्टम इतना निष्क्रिय नहीं रहा होगा जितना भारत का था। आज इस हमले को 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमें यह कहते हुए बहुत क्रोध आ रहा है कि आज भी इस हमले की साजिश रचने वाले आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर अपनी बॉडी बना रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सरकारी सुरक्षा में बड़े बड़े बंगलों में बैठकर ऐश कर रहे हैं और हम उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। 16 साल में हम उन्हें कोई सजा नहीं दे पाए। हमारे 166 लोग उस हमले में मारे गए थे। सोचिए, 166 लोगों का मारे जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज मेरा आपसे सवाल है कि क्या इन आतंकवादियों को जिंदा और इतना खुश देखकर आपका खून खौलता नहीं है? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो आतंकवादी हैं जो 26/11 के इस हमले के मास्टरमाइंड थे। इन्होंने करवाया था, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं जरा देख लीजिए। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में यही 26/11 जैसा हमला किया था, जिसमें 1200 लोगों की हत्या कर दी गई थी, तब इजराइल की सरकार 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठी थी। इजराइल ने अपना बदला लेने के लिए पूरे गाजा को बारूद से भर दिया। 1,20,000 इमारतों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद उन्होंने गाजा पर 85 टन बारूद, 42,000 मिसाइल्स और रॉकेट्स और 5,000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक्स की तस्वीरें आप कितनी देख चुके हैं। अभी तो हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब हमास के आतंकवादियों ने यह हमला किया था। इजराइल ने हमास के 150 बड़े कमांडर्स और 15,000 लड़ाकों की हत्या कर दी। इस हमले के बाद हमास के चीफ इस्माइल हनिये और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को उनके ठिकानों में घुसकर मारा। और अब भी इजराइल गाजा और लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह से अपना बदला लगातार ले रहा है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। यह है इजराइल का बदला। लेकिन सोचिए, भारत ने अपने लोगों की मौत का बदला लेने के लिए क्या किया? 26/11 के हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें सुरक्षा बल और पुलिस के 18 जवान भी शामिल थे। लेकिन इन लोगों की लाशें देखकर भी हमारी उस समय की सरकार का खून नहीं खौला। इस हमले की साजिश पाकिस्तान में बैठकर लश्कर-ए-तैयबा ने रची थी, जो आज भी पाकिस्तान में फल फूल रहा है, पाकिस्तान में उतना ही एक्टिव है, बल्कि उस दिन से कहीं और ज्यादा मजबूत हो चुका है। लश्कर का चीफ हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान के सेफ हाउस में ऐश कर रहा है। वो बाहर निकलता है, सामान्य जीवन जीता है, भाषण देता है, आज भी भारत को गालियां देता है, आज भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है और लोगों से कहता है कि भारत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हाफिज सईद का बेटा तलहा हाफिज सईद इसी साल पाकिस्तान में संसद का चुनाव लड़ा। उसे रोकने वाला कोई नहीं, ना अमेरिका रोक पाया, ना यूनाइटेड नेशंस रोक पाया, ना भारत रोक पाया। इस हमले का एक और मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी मिस्टर पाकिस्तान के साथ अपनी फिटनेस की रील्स आजकल बना रहा है। यही वो लखवी है। सोचिए, जो 26/11 के मुंबई हमले का एक और मास्टरमाइंड है, ये क्या कर रहा है पाकिस्तान में आज आप देखिए। खुलेआम इसे कोई डर नहीं, अपने वीडियोस बनाता है, रील्स बनाता है और सोशल मीडिया पर डाल रहा है और एक तरीके से भारत का मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो, आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। यह है 26/11 का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान में ऐश कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि मेरी बॉडी देखिए, मेरी फिटनेस देखिए और भारत की सेना, भारत का सुरक्षा तंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक और आरोपी डेविड हेडली अब भी अमेरिका की जेल में बंद है और हम आज तक इसे भारत नहीं ला पाए। अमेरिका से हमारी कितनी भी दोस्ती रही हो, अमेरिका में कुछ होता है तो अमेरिका की सरकार हम पर आरोप लगा देती है कि हम हत्या की साजिश कर रहे हैं, हमारे लोगों पर एफआईआर कर देती है, एक मुकदमे दायर कर देती है। लेकिन हमारा एक गुनहगार अमेरिका में है, वो अमेरिका ने हमें आज तक नहीं दिया और हम अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ना अमेरिका से इस बारे में बात कर पाए। इस हमले के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि हम आतंकवादियों के लिए भी बड़े उदार और इंसाफ पसंद बने हुए हैं। जो आतंकवादी अपने साथ AK-47 राइफल
हजारों गोलियां, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड्स, सैटेलाइट फोन्स और 10 आईईडी विस्फोटक लेकर आए थे। उनमें से एक आतंकवादी को इस देश में पूरा फेयर ट्रायल मिला। बाकी सब तो मारे गए, लेकिन ये कसाब नाम का, जो मोहम्मद अजमल कसाब नाम का आतंकवादी था, इसे हमने जिंदा पकड़ लिया था। 10 आतंकवादियों में कसाब अकेला था जिसे पुलिस ने जिंदा पकड़ा। कसाब के खिलाफ हमारे पास तमाम सबूत थे, लेकिन इसके बावजूद हमें कसाब को फांसी देने में 4 साल लग गए। सोचिए, एक आतंकवादी को इस देश में फेयर ट्रायल के सारे मौके मिले, इंसाफ पाने का हर मौका उसे दिया गया, अपना मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी वकील दिया गया। वो आतंकवादी अपनी सजा कम कराने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसने राष्ट्रपति को भी अपनी फांसी रुकवाने के लिए दया याचिका भेजी। और हमारा देश पूरी दुनिया को दिखाता रहा कि देखिए, हमारे देश में आतंकवादी को भी पूरा इंसाफ मिलता है, पूरा मौका मिलता है। लेकिन उसकी वजह से जो 166 लोग मारे गए, उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला, उनके लिए कोई फेयर ट्रायल नहीं हुआ। और आज वो जो 166 लोग मारे गए, उनके परिवार के लोग आज हमें देख रहे होंगे, तो आज उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, इस हमले के बाद भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश नहीं दिया कि जो भी हमारे देश पर हमला करेगा, भारत की सेना उन आतंकवादियों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर उनके किए की सजा देगी, चाहे वो दुनिया में नहीं, पाताल में भी जाकर छिप जाएंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। भारत ने यह संदेश नहीं दिया कि उसकी सेनाएं पाकिस्तान में घुसकर अपने गुनाहगारों को मौत के घाट उतार सकती है, वैसे जैसे इजराइल ने किया। भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया कि हमारा देश कितना उदार है और हम एक खूंखार आतंकवादी के साथ भी पूरा न्याय करते हैं, पूरा इंसाफ करते हैं, उसे अपना मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी वकील देते हैं, उसे जेल में बिरयानी खिलाते हैं। भारत ने ना तो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, ना इन आतंकवादियों के ठिकानों पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक की, ना कोई मिसाइल हमला किया, बल्कि हमारे देश की पूरी सरकार इस हमले की सिर्फ कड़ी निंदा करते रह गई। और हम बड़े बड़े देशों से सिर्फ पाकिस्तान की शिकायत करके चुप बैठ गए कि देखिए पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, देखिए आईएसआई हमारे साथ क्या कर रहा है। और इसीलिए ना तो हम पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ पाए, ना आईएसआई का कुछ बिगाड़ पाए, और ना ही जो गुनाहगार थे उनका कुछ हम बिगाड़ पाए। हमारी अपनी एनएसजी के जो कमांडोज थे, वो 9 घंटे देर से पहुंचे मुंबई। सोचिए, दिल्ली से मुंबई पहुंचने में हमारे एनएसजी के कमांडोज को 9 घंटे लग गए। और सवाल पूछने वाला कोई नहीं कि आप 9 घंटे तक क्या कर रहे थे। सिर्फ हमने अपने गृह मंत्री को बदल दिया और बात आई गई हो गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे, और वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि इससे मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, और इस हमले के बाद वो और मुखर हो सकती है। इससे आप क्या समझेंगे? इस बयान को एक बार ध्यान से आप सुनिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इस हमले के पीछे भी सिर्फ राजनीति की चिंता है। मैं फिर से आपको पढ़कर बताता हूं, देखिए, आपको जो बता रहा हूं, ये देखिए, ये बराक ओबामा की किताब है, उसका एक अंश आपके लिए निकाल कर लाया हूं। ध्यान से फिर से पढ़िएगा, सुनिएगा। ओबामा लिखते हैं, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे, हालांकि इसका उन्हें राजनीतिक नुकसान भुगतना पड़ा। मनमोहन सिंह चिंतित थे कि देश में मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे विपक्षी दल बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, और इस हमले के बाद वो और ज्यादा मुखर हो सकती है। ये बराक ओबामा लिखते हैं। आज कसाब का नाम सब जानते हैं, लेकिन शहीद कांस्टेबल तुकाराम ओंबले को ज्यादातर लोगों ने भुला दिया होगा। तुकाराम ओंबले ने कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए 23 गोलियां अपने शरीर पर झेली थी। 23 गोलियां। उन्होंने कसाब की बंदूक को तब तक पकड़कर रखा जब तक उसे बाकी पुलिसकर्मियों ने जिंदा नहीं पकड़ लिया, और इस दौरान कसाब गोलियां चलाता रहा।
कसाब की गिरफ्तारी के बाद तुकाराम ओंबले शहीद हो गए, लेकिन हमें लगता है कि जब उन्होंने कसाब को इस देश में ये फेयर ट्रायल, ये इंसाफ, ये न्याय मिलते हुए देखा होगा 4 साल तक, तो उनकी आत्मा हर रोज हर पल कितना रोती होगी। और आज इनकी ये तस्वीर देखने के बाद हम आज देश के पुलिस कर्मियों को भी नमन करना चाहते हैं। उनके पास ये पूरा मौका था कि वो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवाकर इस देश में न जाने और कितने लोगों की जान बचाई, और एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। हमारे देश के लोगों ने कभी इस हमले को लेकर यूपीए की सरकार से कड़े सवाल नहीं पूछे। किसी ने यह नहीं पूछा कि जब इस हमले के बाद सेना पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार बैठी थी तो सरकार ने इसकी इजाजत क्यों नहीं दी, हमने पाकिस्तान पर उस समय हमला क्यों नहीं किया, कोई सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की, कोई मिसाइल का हमला क्यों नहीं किया, उन आतंकवादियों को यहीं बैठे बैठे खत्म क्यों नहीं किया, उन्हें सजा क्यों नहीं दी। लोगों को यह पूछना चाहिए था कि एनएसजी कमांडोज को मुंबई आकर यह पूरा चार्ज लेने में 9 घंटे का समय क्यों लगा, और सरकार ने इस हमले को दबाने और भुलाने के प्रयास क्यों किए। आखिर कैसी तैयारी रही होगी उस सरकार की, आप सोचिए, जब एनएसजी के कमांडोज को इतना बड़ा हमला होने के बाद दिल्ली से मुंबई जाने में 9 घंटे का समय लग जाए। इन सवालों का जवाब मांगने के बजाय देश के आम लोग इस आतंकवादी हमले को बड़ी आसानी से भूल गए, और इतनी आसानी से भूले कि अगले ही साल वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सरकार को पिछली बार से भी बड़ी जीत हमारे देश के लोगों ने दे दी। महाराष्ट्र में जहां यह आतंकवादी हमला हुआ था, वहां भी कांग्रेस ने स्थानीय राज्य के विधानसभा के चुनाव जीतकर अपनी सरकार फिर से बना ली। और यह सिर्फ भारत में ही मुमकिन है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आकर यहां के आम लोगों की हत्या भी कर दें, और इस देश में उन आतंकवादियों को फेयर ट्रायल भी मिलता रहे वर्षों तक, और चुनाव में इन पार्टियों की जीत भी हो जाए। रियली वेरी सैड ऑल्सो कि जिंदगी के सफर में जो हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलने का जो हम लोग ने सोचा था, अचानक मेरा दोस्त मेरे साथ छोड़ दिया। वो दिन अगर मैं भूल गई तो मैंने आतंकवाद को माफ कर दिया, और वो मैं गलती से भी नहीं करना चाहती। कसाब की फेस और जो फायरिंग करते हुए उसे मैंने वो देखा, लोगों को मरते हुए, वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर आज कसाब आपके सामने आ जाए, मैं उसे मार दूं। जरा कल्पना कीजिए कि इन परिवारों पर आज भी क्या बीतती होगी जब ये उस हमले के गुनाहगारों को आज भी रील्स बनाते हुए देखते हैं, पाकिस्तान में ऐश करते हुए देखते हैं, उन आतंकवादियों को पाकिस्तान में अपनी बॉडी बनाकर रील्स बनाते हुए देखते हैं कि वो आतंकवादी आज भी ऐश कर रहे हैं, उनके बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, और आज भी वो वैसे के वैसे हैं, फल फूल रहे हैं, और उन्हें भारत ने आज तक कोई सजा नहीं दी है। इनको तो कोई सजा नहीं मिली, लेकिन वो 166 लोग जो मारे गए इस हमले में, उनके परिवारों को जीवन भर की सजा मिल रही है, और किस अपराध के लिए ये कोई नहीं जानता। आज भारत की आधी आबादी की उम्र 28 वर्ष से कम है, जिसका मतलब यह है कि 26 नवंबर 2008 को जब यह आतंकवादी हमला मुंबई में हुआ, जब देश की आधी आबादी की उम्र 8 से 12 साल रही होगी, और उन्हें इस हमले के बारे में शायद ठीक से याद भी नहीं होगा, क्योंकि 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को क्या याद होगा। और हमारी जो आज की पीढ़ी है वो उस समय यही 8 से 12 साल के बीच की रही होगी, इसलिए वो इस हमले के दर्द को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस हमले के बारे में पढ़ें, इस हमले के वीडियोस को देखें, और इसे कभी भूलें नहीं, क्योंकि इस हमले में जो 166 लोग मारे गए थे, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। कसाब को इंसाफ मिला, कसाब को न्याय मिला, लेकिन इन 166 परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिला, और भारत देश को, इस राष्ट्र को आज तक न्याय
नहीं मिला है और भारत को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस हमले के गुनाहगार ऐसे ही खुलेआम घूमते रहेंगे। इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे आप सोशल मीडिया पर अपने अपने फोन पर ऐसे ही देखते रहेंगे। इनके बच्चे चुनाव लड़ते रहेंगे। ये आईएसआई के जरिए आज भी भारत में लगातार षड्यंत्र रचते रहेंगे, भारत के खिलाफ अपशब्द कहते रहेंगे। तब तक भारत को इंसाफ नहीं मिल सकता।